ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अनुज श्रमण श्री ओंकार सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्रमण सागर जी महाराज की जय। नगर गौरव दिल्ली सागर जी महाराज की जय। मैं आप लोगों की कीमत बढ़ाना चाहता हूं। महाराज, आप हमारे नगर में हैं, जिनेंद्र भगवान के हम लोग अनुयायी हैं। देश में वैसे ही हमारी कीमत बड़ी है। बनिए की दुकान का जो कचरा होता है, बनिए के दुकान के जो काजू होते हैं, सुनते हैं सुनार की दुकान का कचरा भी उससे ज्यादा महंगा होता है। महाराज, क्या कहा? सुनार की दुकान का जो कचरा है वो बनिए की दुकान के काजू से भी महंगा होता है, बताते हैं ना। हमें भैया अनुभव है, आप लोगों के मुख से हमने सुना है। ये भी सुना है, अगर सब्जी भाजी के दुकान पर तराजू में एक पलड़े पर मक्खी बैठ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सोने के तराजू पर सोने की ओर मक्खी बैठ गई तो मक्खी की कीमत कम से कम 10,000 हो जाएगी। 10,000 रुपया उसका वजन बढ़ जाएगा। सोने का इतना वैल्यू है। वैल्यू मक्खी की नहीं है, किसके साथ है उसकी है। जिनेंद्र भगवान के आप लोग अनुयायी हैं, वैल्यू तो आपकी वैसे ही है। फिर भी व्यवहारिक दृष्टि से आपकी वैल्यू हम बढ़ाना चाहते हैं। कैसे? 15-20 दिन पहले हम इसके पहले एक अन्य नगर में थे। उस नगर में एक महिला हमारे पास आई और हमसे बोलती, महाराज आज तक हमने कभी झूठ नहीं बोला। शादीशुदा थी, उस नगर की वो बहू थी, किसी और नगर में उसका मायका होगा, विवाहित होकर वो यहां आई होगी। आपके नगर की बात नहीं कर रहे हैं। वो हमसे बोलती है, महाराज मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा मैं सच बोलती हूं और कभी गलत का भी साथ नहीं दिया, फिर भी घर में मेरी वैल्यू नहीं है। आप लोग सुन रहे हैं? घर में मेरी वैल्यू नहीं है, जबकि मैं सच का साथ देती हूं और कभी मैंने झूठ नहीं बोला, फिर भी मेरी घर में वैल्यू नहीं है। हमने सोचा आज आप लोगों की व्यवहारिक दृष्टि से वैल्यू कैसे बढ़े। आप जैन हैं, जिनेंद्र भगवान के अनुयायी हैं, देवशास्त्र गुरु के भक्त हैं, सो आपकी वैल्यू दुनिया में वैसे ही है। इतनी वैल्यू है कि विदेशों में आप जाते हैं तो आपको अलग से जैन फूड व्यवस्था है। हमने यहां तक सुना है। ये बात अलग है कि आप उनसे बोलें हमें तो सब चलता है, ये बात अलग है, लेकिन वहां तो क्या कहा जाता है, जैन फूड की अलग से व्यवस्था है। आप लोगों की वैल्यू मुझे दूसरे लोगों के मुख से पता चलती है। एक साहू जी हमारे पास आए और हमसे बोलते हैं, महाराज बहुत गदगद थे, वो अंदर से गदगद थे, नमोस्तु किया और बहुत गदगद भाव से बोलते हैं, महाराज हमारे पड़ोसी जैन साहब हैं। उसका पड़ोसी जैन था, केवल पड़ोसी जैन है, उसको उसका गर्व हो रहा है। तुम खुद जैन साहब हो, तुम्हें खुद का गर्व नहीं। बताओ, हमें उसके मुख से पता चला कि जैन की वैल्यू क्या है, दूसरों की नजरों में आपकी क्या वैल्यू है। वो तो आप जैन हैं, इतना ही ठीक है, लेकिन फिर भी घर में, समाज में व्यवहारिक दृष्टि से आप वो महिला बोली में सच बोलती हूं, सच का साथ देती हूं, वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है, कैसे वो वैल्यू बढ़े, यही आज के इस वक्तव्य का विषय है। आपके नगर की घड़ी तेज चलती है, इसलिए हम बिना किसी भूमिका के सीधे आपको वहां ले चलते हैं जहां की ये बात है। एक सज्जन थे, वो राजन थे। राजन मतलब राजा थे। राजा थे, नाम उनका वही जगन्नाथ। हाँ,
क्योंकि और दूसरा नाम रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, कहीं कोई पहचान ना ले। अपन को छोड़ना किसी को है नहीं और छेड़ना किसी को है नहीं। सज्जन का नाम जगन्नाथ, वो राजा थे। उनके 2 विवाह हुए। एक जमाना था जब कितने भी विवाह कर लो, आज तो एक ही मुश्किल से होता, महाराज हो ही नहीं रहा, 35 साल का छोरा हो गया, विवाह नहीं हो रहा महाराज। कई हैं महाराज ऐसे, एक नहीं। ऐसा भी हमसे लोग आके बोलते हैं, हमसे लोग पूछते हैं महाराज आप कोई उपाय बता दो। हमारे पास उपाय होता तो हम दीक्षा काय को लेते, हम ही ना विवाह कर लेते। कैसे समझाएं? हमसे आगे पूछते हैं महाराज आप बताओ, विवेक छोरे का विवाह नहीं हो रहा। कभी कभी तो हम कह देते भैया हमारा नहीं हो रहा था, हमने तो दीक्षा ले ली, तुम भी दीक्षा दिला दो, भाग जाता चुपचाप। वो सज्जन जिनका नाम था जगन्नाथ, राजा थे, उनके 2 विवाह हुए। भारतीय संस्कृति में एक पुरुष के कई विवाह हो जाया करते थे। अभी भी वर्तमान में 2 पत्नियों वाले कई लोग दुनिया में हैं। ये बात अलग है कि कभी भी एक स्त्री के एक साथ किसी 2 पुरुषों से विवाह किया हो, ऐसा आज तक के इतिहास में कभी हमने पढ़ा, लिखा, सुना, देखा नहीं। एक पुरुष के एक साथ कई स्त्रियों के साथ विवाह तो 5-5 हजार के साथ भी हुए। ये जो महापुरुष हुए ना, नारायण आदि, इनके बारे में तो सुनने में आता है, लेकिन नहीं। खैर, उनके 2 विवाह हुए। राजा के, राजा का नाम जगन्नाथ। 2 पत्नियां थीं। आपस में अगर बड़े भाई और छोटे भाई की पत्नी हो तो वो आपस में देवरानी जेठानी कहलाती है। लेकिन अगर एक ही पति की 2 पत्नियां हों तो वे आपस में सौत कहलाती हैं। ऐसा हमने आप लोगों के मुख से सुना है। बड़ी और छोटी, ग्रंथों में भी ऐसे कई उदाहरण आते हैं। अंजना के बारे में आता है, कनकोदरी रानी थी वो, उस समय उसने अपनी श्वेत सौत से द्वेषवशात प्रतिमा छुपाई थी, आदि आदि। मतलब सौत उनको बोलते हैं, देवरानी जेठानी नहीं बोलेंगे। 2 रानियां थीं, वो दोनों आपस में सौत हैं। बड़ी रानी के 3 पुत्र हुए। कितने? 3। एक एक अलग अलग नहीं, 2 एक साथ, एक अलग नहीं, तीनों एक साथ। कभी सुना? यदि एक बेटा होता, ये तो सभी के प्राय होते हैं, एक बेटा या एक बेटी एक बार में। कभी कभी जुड़वा होते हैं, उसको आप लोग ट्विंस बोलते हैं। कभी कभी आपने देखा, सुना होगा, नहीं सुना हो तो सुन लो, उसको 3 एक साथ भी हो जाते हैं, उसको तिड़वा बोलते हैं बुंदेलखंड में। आप लोग इंग्लिश में उसको ट्रिपलेट्स बोलते हैं। 3 एक साथ, ट्विंस और ट्रिपलेट्स। तो वो 2 होते हैं तो ट्विंस, 3 हुए तो ट्रिपलेट्स। वो उनके 3 एक साथ बेटे हुए, 3 बेटे। तीनों ऐसे दिखने में बिल्कुल इक्वल, एक से कद, काठी, रूप, रंग सब एक सा। ऊपर से कोई एक सा हो, भीतर से एक सा हो जरूरी नहीं। कौवा और कोयल दोनों बाहर से एक से हैं, लेकिन आवाज में कितना अंतर है। अगर कौवा मुड़ेर पर चिल्ला रहा हो तो दिमाग खराब होता है, कोयल बोले तो ऐसे लगता है जिंदगी भर बोलती रहे। ये इतना अंतर है। और नेचर में वो भी आप जानते हो, कौवा का नेचर क्या है और कोयल का नेचर क्या है। ऐसा तो कलर से मतलब नहीं, अंदर से तीनों में महान अंतर था। हम लोग नेमावर में थे, उस दिन गुरुदेव पूरे संघ के साथ वहां विराजमान थे। उस दिन कर्नाटक से एक अभिभावक, पति पत्नी, मां पिता, अपने 3 तिड़वा ट्रिपलेट्स बेटों को एक साथ लेकर आए और 8-8 बरस के थे वो। उस दिन 8 बरस पूर्ण हुए तो उनने सोचा इस सदी के महानतम दिगंबर आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी के इन्हें दर्शन कराएंगे, क्योंकि ये बच्चे आज 8 साल के हो गए। इन्हें धोती दुपट्टा पहनाकर पूजन कराएंगे, अभिषेक कराएंगे, आचार्य श्री की पाद प्रक्षालन भी उन्होंने किया बोली आदि लेके, और फिर आहार दान भी देंगे। आहार दान भी दिया, क्यों? 8 साल के बच्चे हो गए। तो वे 3 बच्चे हमारे दर्शन करने हमारे पास आए, हमारे कक्ष में। हमने तीनों को देखा तो दिमाग घूम गया। हमने कहा भैया ये तो ट्रिपल रोल है, डबल तो ठीक, तीनों बिल्कुल एक से। हमने एक फिल्म देखी थी बहुत पहले, नया दिन नई रात, आज से कम 25 साल पहले देखी होगी। उसमें एक एक्टर था संजीव कपूर या कुमार, उसके 9 रोल थे नया दिन नई रात उस फिल्म में।
इसमें वो तीनों एक से दिख रहे। पूछा नाम क्या है? मनन, मिलन, मंथन। तीनों के नाम, एक का मनन, एक का मिलन, एक का मंथन। उसकी माँ और पिता साथ में। भैया इनको पहचानते कैसे हो? तो वो हंस दिए। हमने कहा फिर से बताओ। ये महाराज जी मलन, ये मिलन, ये मनन, ये मंथन। हमने कहा हम आंख बंद कर दे, एक बार घुमा दो। हमने आंख बंद की, उन्हें तीनों को एक बार अल्टी पल्टी कर दिया, हम पहचान नहीं पाए। तीनों एक से, हेल्थ, हाइट, कद, काठी, रूप, रंग, आंख, नाक, सब कुछ एक सा। हमने कहा भैया ये तो अल्टीमेट चीज है। तीनों को लिया और उनके माता पिता के साथ बाजू में गुरुदेव के पास गए। आचार्य श्री ये तीनों बच्चे हैं, ये कर्नाटक से आए हैं, इन तीनों को आशीर्वाद दे दीजिए, इनका आज जन्मदिन है, ये धर्म वृद्धि हो। ऐसा जाके गुरुदेव से बोला तो गुरुदेव ने देखा तो बोले अरे ये तो तीनों एक से लग रहे हैं। आचार्य श्री इसका नाम मनन, उसकी माँ ने बताया, एक का मनन, एक का मिलन, एक का मंथन। तो आचार्य श्री उसकी माँ से और उसके पिता से पूछते हैं इनको आप लोग पहचानते कैसे हैं? तो आचार्य श्री से उन्होंने बोला आचार्य श्री इसकी आंख के यहाँ ये एक छोटा सा तिल है, इससे इसके यहाँ ये छोटे छोटे से चिन्ह थे। बोले हम लोग उनसे इनको पहचानते हैं। ट्रिपलेट्स थे वो तीनों एक साथ, अभी भी हैं। वो दर्शन करने प्राय आते हैं, एक आध साल में एक आध बार जब इस साइड का लगाते हैं। बिल्कुल यही कंडीशन वहां थी। कहां? राजा जगन्नाथ के यहां। उनकी पहली रानी के 3 बेटे, तीनों एक साथ जन्मे, बिल्कुल मनन, मिलन, मंथन जैसे। नाम उनका क्या था हमें पता नहीं, हमने पूछा नहीं, उन्होंने बताया नहीं। राजा जगन्नाथ के बच्चों का। तीनों बड़े हो गए, तीनों बिल्कुल दिखने में एक से, लेकिन जो बड़ा बेटा था वो बाहर से तो तीनों एक से थे, बाहर से तो वो भी सुंदर था, लेकिन भीतर से वो बाहर से कोयल था लेकिन अंदर से कौआ। हमेशा झूठ बोलता। कोई व्यक्ति कितना भी चालाक क्यों ना हो, वास्तविकता तो किसी ना किसी खिड़की से झांक ही लेती है। आपके नगर में कोई ऐसा व्यक्ति हो, 8-15 दिन में आप पता लगा लोगे इसका नेचर ऐसा है, उससे वैसा ट्रीट करने लगोगे। ये स्वभाव है, पता चल ही जाता है। 1 नहीं, 2 नहीं, 15 दिन, महीने भर में पता चल जाएगा कि ये कैसा है, उसका नेचर आप पता लगा लेंगे। तो जो पहला बेटा था वो झूठ बोलता था केवल अपने नाम के लिए, ख्याति के लिए। ये ख्याति ऐसी खाई है भैया, पूछो मत। अच्छे अच्छे धुरंधर सारा समंदर पार कर जाएंगे और ख्याति के किनारे पर डूब जाएंगे। आचार्य जी ने लिखा है, कई बार प्रवचनों में भी बोला है, गोइंग बिहाइंड रेपुटेशन इज द लास्ट वीकनेस ऑफ अ सेंट। एक संत की अंतिम कमजोरी है गोइंग बिहाइंड रेपुटेशन। रेपुटेशन के पीछे भागना ख्याति के, संत की अंतिम कमजोरी है। आप तो बसंत हो, संत की अंतिम कमजोरी है गोइंग बिहाइंड रेपुटेशन। तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए झूठे फंडे अपनाना ये तो बहुत ही थर्ड क्लास का काम। वो झूठ बोलता था केवल अपने नाम के लिए, यहां की वहां, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, यहां वहां करके करता था। कुछ ही दिनों में सबको समझ में आ जाता था कि ये ऐसा है। राजा की नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं, रानी की नजरों में भी कोई वैल्यू नहीं, घर में भी कोई। मैं ये बता रहा हूं आपको, अपने घर में, समाज में, नगर में, परिजनों में, रिलेटिव्स में, यदि अपनी वैल्यू, वैसी तो आपकी वैल्यू है, आप जैन हैं, बढ़ाना है, क्यों नहीं है? वो सच भी बोलती है वो महिला, और सत्य का भी साथ देती है, गलत को कभी झुकती नहीं, फिर भी वैल्यू क्यों नहीं है, क्यों बढ़े, वही आज के इस वक्तव्य का विषय है। मैं वो बता रहा हूं। वो पहला जो बेटा था ट्रिपलेट्स में, पहला बड़ा वाला, उसकी झूठ बोलने की आदत थी। उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि झूठा कभी सम्मान नहीं पाता। ऊपर पट्टी पाले पावर के कारण राजकुमार है तो लोग करेंगे, लेकिन हृदय में उसके लिए कोई सम्मान नहीं था। जो दूसरा बेटा था वो कभी भी एक शब्द भी झूठ नहीं बोलता था, जब भी बोलेगा बिल्कुल 100% सच, लेकिन उसकी भी कोई वैल्यू नहीं थी। क्यों नहीं थी ये हम अभी बताने वाले। तीसरा जो बेटा था उसकी इतनी वैल्यू थी, इतनी वैल्यू थी, और वो मास्टरमाइंड था। मास्टरमाइंड था तभी तो वो बुद्धि का प्रयोग करके बात रखता था।
कभी भी उसने एक शब्द झूठ नहीं बोला। तीसरे वाले ने, छोटा था, तीनों दिखने में एक से, बड़ा वाला खूब झूठ बोलता, उसकी कोई वैल्यू नहीं। छोटा बीच वाला कभी एक शब्द झूठ नहीं बोला, कभी कभी उसने गलत का साथ नहीं दिया, फिर भी उसकी कोई वैल्यू नहीं। और लेकिन जो तीसरा था वो सच ही बोलता था, कभी गलत का साथ नहीं देता था, लेकिन उसकी बेशुमार वैल्यू थी, मास्टर माइंड था, एक्स्ट्रा उसके पास माइंड था, ब्रिलियंट था, ब्रेव भी था। इतनी सारी क्वालिटीज उसके अंदर थी और उसकी बेहिसाब वैल्यू थी। अब प्रश्न ये उठता है, पहला वाला तो ठीक क्योंकि वो झूठ बोलता है, दूसरे वाले ने ना कभी झूठ बोला और तीसरे वाले ने भी नहीं बोला, दूसरे वाले ने कभी गलत का साथ नहीं दिया, तीसरे वाले में नहीं दिया, फिर दूसरे वाले की कोई वैल्यू नहीं और तीसरे वाले की इतनी वैल्यू, इतनी वैल्यू, इतनी वैल्यू कि राजा ने उसे अपने मंत्री पद पर रख रखा था। तीन बेटे, पहले की वैल्यू नहीं, दूसरे की वैल्यू नहीं। महाराज दूसरे वाले की वैल्यू क्यों नहीं? यही आज के इस वक्तव्य का विषय है। तीसरे वाले की इतनी वैल्यू क्यों? वही आज के इस वक्तव्य का विषय है। तीसरे वाले बेटे को राजा ने अपने 4 मुख्य मंत्रियों में एक रखा। मंत्री समझते हो? मंत्री का मतलब वो मंत्री, जिसके 3 मन हो वो मंत्री। सुन रहा है क्या? सो रहा है? सुन रहा है? 3 मन हो वो मंत्री। पहला कौन? राजा का मन, दूसरा प्रजा का मन और तीसरा स्वयं का मन। तीनों मनों का मेल कर दो, मंत्री। जोड़ दो तीनों को तो नाम हो गया मंत्री। समझ में आ रहा? जो मंत्री अपने मन की भी सुनता है, अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करता है, राजा क्या चाहता है उसको भी दिमाग में रखता है और प्रजा क्या चाहती है वो भी दिमाग में रखता है, वो है बेस्ट मंत्री। आप अपने घर के राजा भी हो सकते हैं और मंत्री भी हो सकते हैं। यदि आप अपने घर के मंत्री हैं, मतलब राजा घर का मुखिया आपसे सलाह लेता है, तो आपका कर्तव्य है, यदि आप बेस्ट मंत्री बनना चाहते हैं तो आपको तीनों को ध्यान में रखना होगा। आप क्या चाहते हैं, परिवार के सदस्य क्या चाहते हैं और मुखिया क्या चाहता है, वो मंत्री है। राजा ने उस अपने तीसरे बेटे को मंत्री पद पर नियुक्त किया। 3 और उसके मंत्री थे, अब टोटल मंत्री हो गए 4। और कोई भी समस्या हो नगर में, राम राज है कि नहीं, इस संबंधी चर्चा हो तो मंत्रणा कक्ष में तुरंत मीटिंग होती थी। जैसे अभी मोदी जी ने की थी, पाकिस्तान ने जब अटैक किया था तो उन्होंने वो जो डोभाल आदि हैं इन लोगों से मिलकर, अथवा जो एस जयशंकर हैं विदेश मंत्री, अथवा जो राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री, तीनों को, चारों को, और भी जो बड़े बड़े उस क्षेत्र के नेता हैं उनको बुला करके मंत्रणा की। ऐसे ही वो राजा कोई अगर पर चक्र आक्रमण कर दे तो मंत्रणा करता। अगर कोई नगर में रामराज है कि नहीं इसके संबंध में कोई मंत्रणा करनी हो तो बुलाता चारों को एक साथ, 3 मंत्री और 1 वो बेटा, चारों को बुलाता। अगर कोई और घटना घटे, कुछ भी हो, XYZ, कुछ भी मंत्रणा करनी हो, वो मंत्रणा के लिए मंत्रणा कक्ष में चारों मंत्रियों को बुलाता, उनकी सलाह लेता, फिर अपनी बात रखता और निर्णय होता, भले वो नीट परीक्षा वाली बात क्यों ना हो। सुनते हैं अभी नीट परीक्षा का एक बड़ा पेंच लॉन्चा हो गया था, उसमें भी मंत्रणा हुई और बाद में बहुत सारे डिसीजन लिए गए। तो एक अच्छे राजा का एक ये कर्तव्य है कि वो मंत्रणा कक्ष में मास्टरमाइंड मंत्रणा करने वाले मंत्रियों को मंत्री पद दे और उनके साथ बैठकर निष्पक्ष मंत्रणा करे। लेकिन वो कब करता है? जब तक राजा ईमानदार हो। महाराज जी आपने ये क्या बोल दिया, आगे बोल रहे ना उसकी भूमिका बना दी। 2 रानियां थी, हमने बताया था। पहली रानी के 3 बेटे, तीनों एक साथ हुए, ट्रिपलेट्स थे वो। तीनों की कंडीशन आपके सामने रख दी। पहला झूठ बोलता है, वैल्यू नहीं, दूसरा सच बोलता है, वैल्यू नहीं, लेकिन तीसरा सच भी बोलता है और गलत का साथ भी नहीं देता। बेशुमार वैल्यू, इतनी वैल्यू कि राजा ने उसको मंत्री पद पर नियुक्त कर रखा है।
है तो राजकुमार लेकिन मंत्री, घर में राजकुमार लेकिन राज्यसभा में वो मंत्री, ये उसकी वैल्यू थी। अब जो दूसरी रानी थी, उस रानी की एक बिटिया। अब फिल्म में ट्विस्ट आ रहा है, ध्यान से सुनियो। दूसरी जो रानी थी, जगन्नाथ राजा उनकी दूसरी रानी, दूसरी जो रानी थी उसकी केवल एक बिटिया। वो बिटिया सुंदर, सुशील, समझदार, पढ़ी लिखी, धार्मिक, सर्वगुण संपन्न, आसपास के पूरे इलाके में, एरिया में, जिसको आप लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी बोले आप, प्रदेश बोल दो, राज्य बोल दो, पूरे राज्य में उस लेवल की कोई दूसरी कन्या नहीं थी, इतनी सुंदर। एक दिन उद्यान में, बगीचे में, बाग में, राज उद्यान में वो बिटिया झूला झूल रही थी। झूला झूलते झूलते अचानक राजा साहब वहां से निकले अपने मंत्रिमंडल के साथ। जैसे ही राजा की नजर उस बिटिया पर पड़ी, बिटिया सयानी हो गई है। दूसरी रानी की बिटिया थी, बिटिया सयानी हो गई। एक बार तो ये देखा कि बिटिया सयानी हो गई, अब इसके हाथ पीले कर देने चाहिए। दूसरी नजर से देखा, इसके योग कोई नहीं है। और फिर तीसरी नजर से देखा तो वो नजर उसकी विकृत थी, राजा की। आप लोग सुन रहे हैं, ये सत्य घटना है। हमने थोड़ा नमक मिर्च लगा के आपके सामने रखा ताकि टेस्ट बढ़ जाए। वो बिटिया, उसको देख करके राजा के मन में विकृति आ गई। तुरंत राजा ने घर पहुंचा, अपने राजमहल में कक्ष में विचार करता रहा, क्या करूं, कैसे करूं, कैसे इस पूरे राज्य को, इन मंत्रियों को, रानियों को अपने दिमाग की जो उपज है, जो विपरीत है, उसके अनुरूप कर लूं। उसने सबसे पहले मंत्रणा कक्ष में मंत्रियों को बुलाया और बुद्धि लगा के शुरू। राजा यदि सही है तब तो कोई बात ही नहीं, रामराज होगा ही होगा। लेकिन अगर राजा गड़बड़ है तो फिर मंत्री सही भी हों तो भी गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। राजा ने मंत्रणा कक्ष में तीनों मंत्रियों को, चारों मंत्रियों को बुलाया। चारों मंत्री मंत्रणा कक्ष में पहुंच गए। राजा है, दरवाजा अंदर से लॉक है, बाहर पहरेदार खड़े हैं, गहन मंत्रणा कक्ष है, मंत्रणा के लिए बुलाया। राजन, आपने अचानक बिना किसी कारण के हमें मंत्रणा कक्ष में क्यों बुलाया? राजा ने अपना दिमाग लगाना शुरू किया और क्या बोलता है मंत्रियों से, मंत्रीवर ये बताओ, इस राज्य की सबसे उत्तम वस्तु किसकी? जिसके दिमाग में फितूरी होती है वो कैसे भी उसको पूरा करने का प्रयास करता है। उसके मन में ये भाव आ गया कि इतनी सुंदर सर्वगुण संपन्न कन्या है, अभी पिता और पुत्री का रिश्ता अलग कर दिया, अभी क्या, मैं इस नगर का राजा हूं और राज्य की सर्वश्रेष्ठ वस्तु किसकी बताओ मंत्रीवर? तो बस वो मंत्री बोलते हैं, पहला जो मंत्री था, चारों ने एक सुर में कहा, महाराज राज्य की सारी वस्तुएं आपकी, क्योंकि वो कुछ समझ ही नहीं पाए। मान लो सफेद घोड़ा है किसी के पास, किसका? राजा का। सफेद हाथी है किसी के पास, सेठ के, हाँ तो भैया राजा का है। कोई भी चीज, अभी भी आज भी ये सिस्टम है, यदि आप अपना खुद का घर पुराना तोड़ रहे हो और उसमें हंडा निकल आए जिसमें सोने की मोहरें हो, घर भले आपका है लेकिन वो हंडा राजा का है, ऐसा हमने सुना है भैया। सच्चाई क्या है भगवान जाने। और अगर आपका घर है, रजिस्ट्री आपके नाम है, आलीशान मकान है, लेकिन अगर राजा को चाहिए तो आपको वो सरकार को देना पड़ेगा, भले वो आपको मुआवजा दे दें, रोड निकालना है तो। आपका होते हुए भी आपका नहीं, क्योंकि राजा मतलब राजा। राजा ने बोला, ये बताओ मंत्रियों, सर्वश्रेष्ठ वस्तु किसकी? तो उन्होंने कहा राजा की। चारों ने एक सुर में कहा। धीरे से राजा का पहला कदम तो जम गया, दूसरा कदम रखा और घुमा फिरा के वो बात, मैं कल वहां निकला तो वहां पर वो
अब राजकुमारी नहीं बोला, अब उस बिटिया का नाम लिया, वो कन्या वहां थी, वो विवाह के योग हो गई। फिर पूछा, बताओ राज्य की सर्वश्रेष्ठ वस्तु किसकी? चारों मंत्री समझ गए, लेकिन जो पहला मंत्री था वो चापलूस था। जो चापलूसी करे कभी उसको अपना मंत्री नहीं बनाना। घर में अगर आप मुखिया हैं और आपके घर के सदस्य आप अपने उल्लू सीधा करने के लिए आपकी चापलूसी करते हैं और आप उनसे पूछते हैं, अगर पता चल गया ये चापलूस है, उससे कभी कोई सलाह नहीं करना। क्यों? वो चापलूस है, वो आपको प्रसन्न करना चाहता है, वो कभी सही सलाह नहीं देगा। बस पहला मंत्री बोलता है, राजन सब वस्तु राजा की, जबकि समझ गया कि इसके मन में पाप है, राजा की वस्तु है। तुरंत बोल दिया राजा की। एक काम और बन गया राजा। दूसरे मंत्री से पूछा तो दूसरा मंत्री कहता है, राजन जैसा चारों मंत्री कहें वैसी हमारी इच्छा, जो सब कहें वो हमारी बात। तीसरा बोलता है, आप जैसा चाहें, जो आपकी इच्छा है वो हमारी। तीनों ने, कोई चापलूस निकला, कोई डरपोक निकला और कोई सच जानते हुए भी उसको सच को सच कहने का साहस नहीं रख पाया। जो चौथा था, जो राजकुमार था, वो जो 3 ट्रिपलेट्स में जो छोटा था, उसके पास सच को सच कहने का साहस भी था, सलीका भी था, और गलत का साथ नहीं दूंगा ये भी उसके अंदर था। लेकिन उसके पास वो बात थी जो प्रायः आप लोगों के पास नहीं रहती, उसके कारण आपकी वैल्यू नहीं रहती। क्या बात थी वो सुनो। हम कुंडलपुर में थे, 2024 में गुरुदेव का प्रयाण हुआ। उसके बाद सारा संघ दूसरी बार कुंडलपुर में इकट्ठा हुआ था। 2 वर्ष पहले, आप लोगों को ज्ञात होगा। संत भवन है वहां पर। उस संत भवन में पूर्व दिशा की ओर से सूरज उगता है, गर्मी के दिन थे, तो संत भवन में पश्चिम दिशा की ओर बालकनी है। बालकनी समझते हो? वो थिएटर की, छवि गृह की, सिनेमा हॉल की बालकनी नहीं, संत भवन की बालकनी। चारों ओर बालकनी है। ठंडी के दिनों में पूर्व दिशा की ओर सुबह सुबह बैठते ताकि धूप लगे, और गर्मी के दिनों में पश्चिम दिशा इस साइड की बालकनी में बैठते हैं क्योंकि वहां पर छांव आए। तो मैं अभी 2024 में अप्रैल मई में 2 साल पहले कुंडलपुर के संत भवन में पश्चिम दिशा की ओर जो बालकनी है वहां सुबह सुबह आराम से शांति से एकांत का आनंद ले रहा था। हाथ में पेंसिल और कॉपी थी। उसके नीचे फर्स्ट फ्लोर ही था, नीचे पेड़ लगा था आम का पेड़ लगा है। उसमें ऊपर तक, उस बालकनी तक उसकी डालियां जा रही, बालकनी में अंदर तक डाली जा रही। जितने दूर, ये समझ लो 5 या 6 फीट 4 फीट दूर समझ लो, 2-3-4 फीट भी दूर समझ लो, इतनी दूर मुझसे वो आम की डाली, उस डाली में गर्मियों में ही तो आम लगते हैं, आपके यहां भले ठंडी में लगते हो क्या पता, हमने तो गर्मियों में देखे हैं। उसमें एक आम का फल लटक रहा। कुंडलपुर में संत भवन में पश्चिम दिशा की ओर की ऊपर की बालकनी के नीचे आम का पेड़ की डालियां उस बालकनी में अंदर तक लटक रही। उसमें एक आम का कच्चा हरा फल लगा, वो अभी बिल्कुल कच्चा है। आम है कि नहीं है? आम है कि नहीं है? सत्य है कि नहीं है? अभी उसको तोड़ोगे तो क्या होगा? दांत खट्टे होंगे। आप लोग सुन रहे हैं? अब जिसके पास बुद्धि होगी वो धीरे धीरे समझने लगा होगा महाराज कहना क्या चाहते हैं। हमने पेंसिल और किताब ली, कॉपी ली, उसको देखता रहा उस आम को, और मन ही मन विचार, सन्नाटा था, एकदम सन्नाटा था, कोई भी नहीं। 10-25 लोग होंगे, वो नीचे थे, अपन तो ऊपर थे, दरवाजा बंद था, पीछे बालकनी में शांति से बैठे थे। उसमें हाथ में पेंसिल है और डायरी है, और शुरू किया सोचना, देखो ये आम सत्य है, आम सत्य है कि नहीं, लेकिन अभी कच्चा है। समझ में आ रहा? आम सत्य है लेकिन अभी कच्चा है। अगर हम अभी इसको तोड़ेंगे
तो दांत खट्टे करेगा, जिसको खिलाएंगे वो गालियां देगा। समझ में आ रहा? 3 बेटे थे राजा के। बीच वाला बेटा सच बोलता था, गलत का कभी साथ नहीं दिया, लेकिन वैल्यू नहीं थी। वो कुंभराज की महिला, हमने नाम ले लिया, हम सोच रहे थे नाम न लेना पड़े, निकल आया। अभी 15 दिन पहले हम थे, वो हमसे बोलती है, महाराज मैं कभी झूठ नहीं बोलती, हमेशा सच बोला घर में, लेकिन कभी गलत का साथ नहीं दिया। उसके बाद भी मेरी वैल्यू नहीं है। क्यों? सच तो है, लेकिन सच को भी कब हमें तोड़ना है फल को, ये आपको ज्ञात नहीं। इसलिए आपकी वैल्यू जैन हो ये तो है, लेकिन समाज में, घर में, कॉलोनी में, गली में, मोहल्ले में, अथवा अगर आप ब्रह्मचारी हैं तो ब्रह्मचारी वर्ग में, मुनिराज है तो मुनिराज वर्ग में आपकी वैल्यू क्यों नहीं? जबकि आप सच बोलते हैं और कभी भी गलत का साथ नहीं देते, फिर भी वैल्यू क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, आप सच को समय से पहले कच्चा ही तोड़ लेते हैं। समझ में आ रहा? बहुत बड़ा विषय है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि मुझे सच बोलना है, उसका साहस भी रखना है, लेकिन सलीका और समय, सच बोलने का साहस भी हो, सलीका भी हो और समय भी हो। आम कच्चा है कि पका? आम जो था वो झूठा था, आर्टिफिशियल आम लटक रहा था क्या उस पेड़ में? नहीं, वो आम बिल्कुल सत्य था, ओरिजिनल था, एक्चुअल था, लेकिन अभी खुशबू क्यों नहीं आ रही उसमें से? वो सच अभी कच्चा है। आम सत्य है, खाओगे तो दांत खट्टे होंगे, गालियां मिलेंगी जिसको खिलाओगे। फिर क्या करना? उसको अभी समय दो, धीरे 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 वो बड़ा हुआ, पक गया। अब वो डाल पर ही पक गया, तो जहां मैं बैठा हूं अभी उसमें से खुशबू नहीं आ रही, लेकिन अगर मैं वहां 1 महीने और रुकता, 15-20 दिन और रुकता, और कोई उसको समय से पहले तोड़ता नहीं, तो वो सच पक जाता। जब पक जाता तो खुशबू बिखेरता, खुशबू। और सुनो, जो डाल का पका आम होता है उसमें रस भी अलग, गंध भी अलग। 20 फीट दूर भी कोई बैठा हो, भैया यहां पर तो आम रखे हैं, वो खुशबू आएगी। जितना निचोड़ोगे उतना रस निकलेगा, और बाद में जो उसकी गोई बची वो बीज का काम करेगी। सुनते हैं पाल का जो पका है उसकी बीज नहीं बनता, जो डाल का पका है फल उसका बीज बनता है, श्रेष्ठ बीज उसी का बनता है, डल पक का ही बीज बनता है। अब सुनो, था तो सच, वो जो दूसरा बेटा था सच तो बोलता था, लेकिन सलीका और समय, मतलब ये, आप लोगों की सच बोलने के बाद भी, सच का साथ देने के बाद भी, गलत नहीं बोलने के बाद भी वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास, आप सत्य के फल को पकने का इंतजार नहीं करते। मैं पूछना चाहता हूं, सीता सच थी, अगर 20 वर्ष बाद, लगभग 20 वर्ष बाद उसने अग्नि परीक्षा दी, उसका सच पक चुका था। मैं पूछता हूं, जिस दिन कृतांत वक्त सेनापति के हाथ सीता को जंगल भेजा जा रहा था, यदि उस समय सीता कहती, कृतांत वक्त मुझे रामचंद्र जी के पास ले चलो, अपने स्वामी के पास, और उनसे कहो पहले वो मेरी परीक्षा लें, चाहती तो कह सकती थी। वो बिल्कुल वही हाल होता जैसा वो 3 राजकुमारों में बीच वाले का हुआ। वो सच समय से पहले परीक्षा दे देती, 3 काल में अग्नि का पानी बनने वाला नहीं था। क्यों? वो सच अभी पका नहीं है। सच तो है। अंजना अगर 22 साल तक अंजना को, उनके पति जो हनुमान जी की मां थी अंजना, वो पवन पुत्र पवनंजय, अगर उनके पति ने 22 वर्ष तक उनकी ओर देखा नहीं विवाह के पहले दिन से, क्यों? तुमने कर्म बांधा था। वो सच तो थी, वो पतिव्रता थी, सती थी अंजना, लेकिन 22 वर्ष लग गए वो सच को पकने में। जिस दिन पक गया उस दिन एक चकवी ने काम कर दिया, और जब तक नहीं पका था तो तीर्थंकर भी कुछ नहीं कर पाए। मुनि सोवृतनाथ भगवान के काल की बात है। सीता भी उसी समय की है,
और क्योंकि हनुमान राम उसी समय के हैं, दोनों सत्य, सीता का सत्य भी और अंजना का सत्य भी। एक को पकने में 20 साल लग गए, एक को पकने में 22 साल लग गए। दोनों जब पक गए डाल पर तो बीज बन गए। आज भी हजारों वर्ष के बाद भी उस आम की खुशबू आ रही है। समझ में आ रही बात? सुन रहे आप लोग? ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप समझ लें तो समझ लें। 22 साल लगे पकने में आम को, लेकिन बीज भी बना, खुशबू भी आई और सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। अंजना का भी, सीता का, दोनों सत्य थी। अगर समय से पहले वे दोनों परीक्षा दे देती, सत्य को उद्घाटित कर देती, सच बताओ क्या होता? दोनों फेल हो जाती। हम तो सत्य महाराज, हम सच बोल देते, हमारी कोई वैल्यू नहीं घर में। केवल सच मायने नहीं रखता, सच के साथ सलीका, साहस। महाराज जी साहस है तभी तो हमने सच बोला। केवल साहस मायने, सलीका, सब महाराज जी अच्छे से बोलते हैं हम। साहस भी हो, सलीका भी हो, फिर भी दोनों में आप फेल हो जाएंगे। सीता साहस करके बोल देती मैं सत्य हूं, तो भी काम नहीं बनता। अच्छे प्रेम से, सलीके से बोलती, देखो स्वामी आप परीक्षा ले लो मेरी, विनय से बोलती, सलीका भी था, साहस भी था, तब भी काम नहीं बनता। क्यों? अभी आम कच्चा है। मतलब समझ में आ रहा? आप सत्य हैं, सत्य होने के बाद भी आपको उसको पकाने, पहले सच को पकने दो। कच्चे सच को बोल दोगे वो झूठ के ही बराबर हो जाएगा, जबकि वो सच है। हमने उस आम को देखा, देखते 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 आंखें गीली हो गईं। देखो ये सत्य है, अभी तोड़ लूंगा तो दांत खट्टे करेगा, गालियां मिलेंगी, क्या करना? इसको अभी समय दो, इसको पकने दो। महीने भर बाद वो आम पक गया होगा, उसमें से खुशबू आने लगी। जितना जी चाहो उसको निचोड़ो और जो गोई थी उसको बीज बना लो, सब काम का आएगा। जहां जाओगे वहां बल्ले बल्ले होगी। बस समय आने दो उस सच को उजागर करने का। उस समय बैठे बैठे टाइटल मिल गया, सत्य का फल भी समय आने से पहले नहीं तोड़ो। मिठाई के रूप में हम आपको अभी रखेंगे। अब अपन वापस वहीं चलते, कहां? जगन्नाथ। उनके 3 बेटे। राजा ने जैसे ही कहा संसार की सबसे कीमती वस्तु राज्य की किसकी? राजन आपकी। फिर बिटिया की बात की तो चारों मंत्री समझ गए, लेकिन पहले में सच बोलने की साहस नहीं। क्यों? चापलूस था। राजन आपकी। दूसरा बोलता है जैसे सब कहें वैसा हम, क्योंकि वो डरपोक था। तीसरे के पास सलीका तो था, लेकिन घुमा फिरा के कहीं बाहर ना निकाल दिया जाए, ये वो। चौथा था, उसने एक शब्द में केवल इतना कहा जो उसका बेटा था राजा का, जो चौथा मंत्री था। धीरे से बोलता है, राजन अपनी कन्या को छोड़कर संसार की, राज्य की सारी वस्तुएं आपकी। बस राजा समझ गया ये मात्र एक कंटक है, जबकि वो उसका बेटा है। काम आतुर हो चुका था राजा, उसको अपनी बिटिया से विवाह करना था। आप लोगों ने सुना होगा, एक कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नाम का हमारे यहां ग्रंथ है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा आप लोगों ने नाम सुना होगा। कल हमने उसी की 2 गाथाएं आपके सामने रखी थी। जम जस जम्मे देसे जेन विहाणेन जम्मे कालम्मी नादम जिनेन नीदम जम्मम्बा अहब मरणम्बा। जब जहां जैसे जिसका जिस देश में जिस काल में जो होना होगा, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है वो जन्म अथवा मरण निश्चित है, ऐसा कल ये बोला था। ये उसी कार्तिक ग्रंथ की गाथा थी। उस कार्तिकेय ग्रंथ के जो रचयिता हैं स्वामी कार्तिकेय, उनके साथ भी यही हुआ। वे बच्चे थे, उस नगर में सारे बच्चों के नाना मामा किसी त्योहार पर आते थे, तो वो अपनी मां के पास गए, मां के गले लिपट गए, बोले मां सबके नाना आ रहे हैं, सबके मामा आ रहे हैं, हमारे नाना कहां हैं? तो मां बेटे को गले लगाकर बोलती है, बेटा जो तेरे पिता हैं वही तेरे नाना हैं। वैराग्य हो गया और
दीक्षा ले ली और फिर भी कुमार कार्तिकेय बने। उन्होंने कार्तिका के ग्रंथ लिखा। सुन रहे हैं आप लोग? ये संसार बड़ा विचित्र है। इस संसार की स्थिति, इतना सुनने के बाद भी आप लोगों के चेहरों पर हंसी आती है, मुस्कान देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। देखो तो जी कैसा जमाना कैसा है। कुमार कार्तिकेय के जो पिता थे वही उनके नाना थे। यही घटना यहां घटने वाली थी, लेकिन वो बेटा, उसको साहस, सलीका और समय सब आता था, इसलिए उसकी वैल्यू थी। वो कुंभराज की जो महिला थी वो पूछ रही थी उसकी वैल्यू घर में क्यों नहीं? साहस तो है, सलीका भी है, हो सकता है हो ना हो, लेकिन समय को उसने, सच को वो पकने के पहले परोस दे दी। कच्चे को तो खट्टा है तो गालियां तो मिलेंगी। महाराज हमारे घर में कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? सच बोलते हैं हम भैया, झूठ बोलते। वो उनकी तो है, वो झूठ बोलते, उनकी नहीं है ना हो, हम तो सच बोलते। तुम्हारी भी नहीं रही, क्योंकि तुम सच को समय पर नहीं बोलते। उसने कुछ नहीं कहा, केवल मंत्री इतना बोलता है, राजन अपनी बिटिया को छोड़कर राज्य की सारी उत्तम वस्तुएं राजा की। बस दिमाग खराब हो गया इसका। उसने, राजा ने, वो एक कहावत है बुंदेलखंड में, काम न देखे जात कुजात, नींद न देखे टूटी खाट। किसान को जब थक जाता है ना, उसको खेत में मिट्टी के ढेलों में भी खर्राटेदार नींद आती। क्यों? नींद ना देखे टूटी खाट। महाराज हमें नींद नहीं आती डल्लब के कंधे पे। अब दिन भर सोओगे, दिन में 10 घंटे 12 घंटे सोओगे तो कहां से नींद आएगी रात में? पागलों की भांति 4-5 घंटा सो, 20 घंटा श्रम करो। हमारे ओंकार सागर जी 9 बजे सोते हैं, 2:30 बजे उठ जाते हैं, 9:30 बजे सोते हैं। अब कैसे नींद नहीं आएगी? लेटते ही खर्राटे आने लगे। क्यों? 20 घंटा दिमाग को पका लिया, थका लिया। अब तुम 10 बजे उठ रहे, खाया, 1:30 बजे 1 बजे फिर सो गए 1 घंटे के लिए, फिर शाम फिर सो गए। अब रात में नींद आएगी कहां से? नींद ना देखे टूटी खाट, प्यास ना देखे धोबी घाट, भूख ना देखे जूठी पात, और काम ना देखे जात कुजात। समझ में आ रहा? नींद ना देखे टूटी खाट, टूटी खटिया भी क्यों ना हो, अगर नींद आ रही तो उस पर भी खर्राटे आने लगेंगे। प्यास ना देखे धोबी घाट, अगर प्यास लगी है और धोबी घाट है मतलब उस पर कपड़े धोते वो पानी भी पी लोगे। क्यों? प्यास लगी है। और भूख ना देखे जूठी पात, भूख अगर आपको लगी है तो जूठी पत्तल में से भी आप खा लोगे। और सामने आपके 56 भोग रखे हैं, मन नहीं। अब जब दिन भर पेलते ही रहोगे तो कहां से भूख लगेगी? 2-4 दिन नहीं खाओ, फिर देखो टूट पड़ोगे उस पर। कच्ची रोटियां भी मीठी लगती हैं। तो नींद ना देखे टूटी खाट, भूख ना देखे जूठी पात, प्यास ना देखे धोबी घाट, और काम ना देखे जात को जात। कामातुर जो व्यक्ति होता है उसको कुछ दिखाई नहीं देता, वो अंधा हो जाता, उसको कामांध बोलते। राजा कामांध हो गया। अब उसको ये नहीं दिख रहा कि ये मेरा बेस्ट मंत्री है, और उसने षड्यंत्र रचा के उन जो 3 मंत्री थे जो वो समझ गए थे, चापलूसी कर रहे थे, उनसे मिल करके इसको देश निकाला दे दिया युक्ति पूर्वक। अब कैसे युक्ति लगाई जाती है वो आप मोदी जी से सीख सकते हैं। वो सब बता देंगे कैसे किसको कब कहां सेट करना है। ये होना चाहिए। अगर ये कला नहीं है तो राजा को लोग उल्लू बना देंगे। बस ये है कि राजा सही हो, वो बात अलग है। बस उसको देश निकाला दे दिया। आप होते, आपको अगर घर से निकाल देते, हमें का लेना देना, बेजाने वो जाने, हमें कोई मतलब नहीं। इसका मतलब आपको घर से, आपके परिजनों से, आपके खानदान से, उसकी रेपुटेशन से कोई प्रीति नहीं है, पता नहीं है। वो राजा का बेटा राजकुमार, वो चला गया, देश निकाला दे दिया, लेकिन उसको पता था राजा पराक्रमी है, शूरवीर है। बस उसके दिमाग में अभी फितूरी भरी है, लेकिन अभी समय सही नहीं है। अगर मैं अभी सच बोलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। उसने कुछ नहीं किया, चला गया, लेकिन दिमाग में राजा के प्रति भी सम्मान है। अगर किसी में 100 गुण हो, एक आध अवगुण हो, तो वो व्यक्ति गलत नहीं है। उस व्यक्ति को लाइन पे लाना, वो अवगुण दूर करना। आचार्य जी बोलते थे, घृणा हमेशा पाप से करो, पापी तो कल सुधर जाएगा,
वो वक्त जब गुजर गया तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। बस उन्होंने कुछ नहीं, केवल देश निकाला दिया। वो अपनी बुद्धि लगाता रहा और दिमाग में क्या, अभी सच को पकने दो। बस धैर्य रखा, समय दिया, सच को पकने दो। और अपने मित्र के यहां पास के एक नगर में जाकर अपने एक मित्र के पास रहने लगा। बुद्धि लगा रहा है क्योंकि बुद्धिमान है, सच उसके पास है। अभी मैं कुछ भी करूंगा तो हार हो जाएगी, दांत खट्टे होंगे, क्योंकि आम अभी कच्चा है, पकने दो, जब पकेगा तो खुशबू बिखेरेगा। बस चला गया और राजा ने एक ज्योतिषी को बुला करके उचित समय पर उस बिटिया से विवाह करने का, सबको अपने पक्ष में कर लिया, रानियों को और सबको। डेट फिक्स हो गई, ज्योतिषी ने डेट भी निकाल दी। ये मान लो कोई किसी की कुंडली नहीं मिल रही हो, हमने एक फिल्म देखी थी अमिताभ बच्चन की, आज से 25 साल पहले। उस फिल्म में वो कुंडली लेके गया, अमिताभ बच्चन हीरो था, कुंडली मिल नहीं रही तो वो धीरे से नीचे से, टेबल के नीचे से नोट खसकाता जा रहा, अपने आप गुण मिलते जा रहे। समझ में आ गया? नहीं समझे? टेबल के नीचे से एक नोट निकाला, धीरे से खसका दिया, इतने गुण मिल गए। और एक और गुण पूरी मिल गई। ऐसी कुंडली मिली कि राम सीता से, वो तो मिल ही जाती। ऐसा प्राय होता है, अगर नहीं मिल रही हो तो हमारे पास ना आइयो भैया, नहीं तुम हमारे पास आ जाओ, महाराज हम टेबल के नीचे से खसका देंगे। हाँ, हम तो आपको देख के ही खसका देंगे आपको। बस वो कुंडली भी मिल गई। अब राजा की कुंडली मिलाएंगे तो मोतियों के हार मिलेंगे, कौन होगा जो मना कर देगा। बस उसने मिला दी, बढ़िया ज्योतिषी ने, मिल गई, डेट निकाल दी, शुभ मुहूर्त निकल गया। वहां के राजा का एक, चूंकि वो कुशल राजा था, सूरवीर, सर्वगुण संपन्न था, बस ये फितूरी उसके दिमाग में आ गई थी। तो वो मंत्री जो था, उसका बेटा, वो बाहर चला गया। उसके दिमाग में था कि ये राजा एकदम परफेक्ट है, बस ये कमी है, इसको दूर करना। लेकिन समय पर उसने, वहां के राजा का एक सिस्टम था उस राज्य का, हर रविवार को जनता दरबार लगता था। जनता दरबार समझते हो? जन सुनवाई केंद्र जो होते ना, तो उसमें सारा मंत्रिमंडल, राजा बैठेगा और सामान्य प्रजा की जो भी समस्या है वो आती थी। तो वो मंत्री जो राजा का बेटा था, राजकुमार, वो सब पता लगाता रहा। उसको पता चल गया कि शादी की डेट कब है। जो अंतिम रविवार था, अंतिम रविवार, अब ये अंतिम रविवार है, इसके बाद शादी है, विवाह है। विवाह की पूरी तैयारियां हो गई, पूरा नगर दुल्हन की जैसा सजाया गया। किससे बेटी विवाह कर रहा है? अपनी छोटी पत्नी के बेटी से, राजकुमारी से। शादी की डेट हो गई, तैयारियां हो गई, सारे मंडप वगैरह तन गए, जो कुछ भी आपके टेंट हाउस वगैरह। और हो सकता है भैया उस समय तो ये चलता नहीं था, आपका जो आजकल का जो डेकोरेशन है, फ्लैक्स वगैरह, उस समय जो होगा वो उनने किया होगा। सारी तैयारियां पूरी, घोषणा हो गई, ये अंतिम रविवार है। अंतिम रविवार मतलब अब 3-4 दिन बाद शादी है। अगली जन सुनवाई कब होगी? शादी के बाद। तब तक वो इंतजार करता रहा, वो आम पकता रहा, पकता रहा, पकता रहा। और वो दिन आ गया जब अंतिम रविवार जन सुनवाई केंद्र का, वो उसका मित्र, उस मित्र की पत्नी और उस मित्र का 20-21 वर्षीय बेटा, तीनों, और वो खुद चारों, तीनों तो अपने स्वाभाविक वेश में आए। और वो मंत्री वेश बदलकर उसी सभा में साथ में आया। सुनवाई शुरू की जाए। राजा बैठा है, अंतिम रविवार है, अंतिम रविवार, आम पक चुका है, बस तोड़ना बाकी है। 3 दिन बाद शादी होने वाली है। वो कसम खाया था, अगर ऐसा हो गया अनर्थ हो जाएगा। जनता होगा क्या, परिवारों का क्या होगा, अनर्थ हो जाएगा। राजा के दिमाग में फितूरी ठीक करना है। तब तक वो इंतजार करता रहा, धैर्य रखा। आज के बच्चे एक पल का धैर्य नहीं रखते। उसने इंतजार किया उस दिन का, जिस दिन रविवार आया, वेश बदलकर वो भी राजसभा में, और तीनों वो साथ में, बेटा, पत्नी और पति, पिता उसका, तीनों एक साथ आए। सुनवाई शुरू की जाए। राजा ने आदेश दिया तो जो कोतवाल था वो हाथ जोड़कर राजा से बोलता है, राजन आज बड़ा क्रिटिकल केस आया है, बहुत
टफ केस है, बहुत अजूबा केस है, कभी आया नहीं। ये हो क्या रहा है? वे सब चाहते थे कि जो राजा कर रहा है वो भी गलत है, लेकिन हिम्मत किसी की नहीं थी। कभी भी गलत को झुकना नहीं, प्राण भले चले जाएं लेकिन साथ नहीं देना। कम से कम ये संतोष तो रहेगा मैंने गलत का साथ नहीं दिया। भले प्राण चले जाएं लेकिन अगर गलत का साथ देकर जियोगे तो घुट घुट के जीना पड़ेगा। वे सब दमदार नहीं थे, पूरे बाकी मंत्री और सारे के सारे वे सब मौन हैं, अंदर से सब दुखी हैं लेकिन कोई कह नहीं पा रहा। लेकिन वो मंत्री आया और क्या केस है बताओ? सरकार बड़ा खतरनाक केस आया। क्या? ये मां, ये इसका पिता और ये पुत्र, ये तीनों आज इस सभा में, कहा ये बाजू में अपना जो नगर है ना, अपने राज्य का एक गांव है, उससे आए हैं। क्या समस्या है? ये इस महिला का पति है और ये इस महिला का बेटा है। ये बेटा और ये मां और ये उसका पिता और इसका पति तीनों हैं। तो समस्या क्या है? महाराज, ये मां अपने बेटे से विवाह करना चाहती है। सुनते ही सब सन्नाटा छा गया। ये मां, निर्लज्ज मां, अपने बेटे से विवाह करना चाहती है। राजा आग बबूला हो गया। उसको मां को बोलने दो। बोल राजन, ये मेरा बेटा है, सुंदर है, सुशील है, धार्मिक है, सज्जन है, समझदार है, मुझे ये बहुत पसंद है, मैं इससे प्रेम करती हूं, मैं इससे विवाह करना चाहती हूं। बेटे से बोला तू बोल, ये मेरी मां थी, अब मेरी प्रेमिका है, मैं इससे विवाह करना चाहता हूं। राजा का दिमाग खराब। मेरे राज्य में होकर, क्योंकि राजा सूरवीर था, न्यायप्रिय था, वो तो ये फितूरी भर गई थी दिमाग में एक बस। मेरे राज्य में तुम लोगों जैसे निर्लज्ज लोग भी हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये तुम्हारी मां है और ये तुम्हारा बेटा है, तुम दोनों विवाह करना चाहते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? तो वो मां बड़े आराम से बोलती है, तुम क्या कर रहे? आपको लज्जा नहीं आती? तुम्हारी बिटिया है वो, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? जब यथा राजा तथा प्रजा, जब तुम अपनी बिटिया से विवाह कर सकते हो, 4 दिन बाद तारीख है, जो कार्ड हमारे पास आया है, तो हम अपने बेटे से कर रहे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत? जैसे को तैसा। सब प्री प्लान था वो मंत्री की। सबने तालियां बजा दी। जैसे ही तालियां बजी, राजा का चेहरा तुरंत वो समझ गया, वो जो मेरा मंत्री है, मेरा बेटा, वो सामान्य नहीं, सब उसी की चाल। उसने नजर घुमाई, पकड़ लिया, वो बैठा है, उसको उठाया, सम्मानित किया, अपना सिर का मुकुट उतारा और उसके सिर पर रख दिया। बेटा, तेरे जैसे मंत्री होना चाहिए। राजा की आंखें खुल गई, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। अभी 10-15 मिनट में हम ठीक करते, लेकिन समय आपका हो गया। इतने में आप सब समझ लो क्या ठीक हुआ होगा बाद में। सब कुछ ठीक ठाक हो गया। वो बहन आई, बिटिया, और अपने भाई के गले में लग गई। भैया, तू नहीं होता तो आज मैं बर्बाद हो जाती। खून के आंसू मुझे रोना पड़ रहे थे, लेकिन तूने मेरी लाज बचा ली। तेरे जैसे भाई होना चाहिए। सुनते हैं अभी रक्षाबंधन आने वाला है। भाइयों, ऐसे भाई होना चाहिए। पुत्रों, ऐसे पुत्र होना चाहिए। मंत्रियों, ऐसे मंत्री होना चाहिए, जिनके पास साहस भी है, सलीका भी है और धैर्य भी। इतना समय आएगा तब तोड़ेंगे। वो कुंभराज की मां बोल रही, महाराज हमारी वैल्यू नहीं है, हम आपकी वैल्यू बढ़ाना चाहते। कैसे बढ़ेगी? बस आपके पास सच है, आप मुंह फट सट से बोल दिया। आपको सच को कब परोसना है ये सीखना पड़ेगा। आप सच बोलने के बाद भी आपकी कई गुनी ज्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी। अभी नहीं है। क्यों? राजा के दूसरे बेटे की नहीं थी, क्योंकि वो सच बोलता था, लेकिन उसके पास सलीका भी था, साहस भी था, लेकिन समय पर नहीं। सीता समय पर सच नहीं बोलती, पहले बोल देती। अंजना पहले बोल देती, फैल हो जाती। हमने पूरे वक्तव्य का सार ये निकाला, सत्य का फल समय आने पर तोड़ो। भले वो सत्य है, लेकिन अभी कच्चा है, दांत खट्टे होंगे। इतना आज के लिए पर्याप्त समझते हैं। अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ाना है, सच को मुझे कब उजागर करना है, ये कला भी आपको सीखनी होगी। समाज में, नगर में, घर में,
रिश्तेदारों में, अगर आप ब्रह्मचारी हैं तो ब्रह्मचारी मंडली में, मुनिराज हैं, कोई भी हैं, जिस सेक्टर में आप हैं वहां आपको अगर अपनी वैल्यू उस राजा के बेटे जैसी करनी है, वो राजा से मंत्री बना और मंत्री से वो राजकुमार से बेटा था, बेटे से राजकुमार, राजकुमार से मंत्री और मंत्री से वो स्वयं राजा बन गया, ऐसी वैल्यू अगर आप चाहते हैं तो आपको सच को समय पर तोड़ना की कला सीखनी पड़ेगी। हम आपकी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं। अब इतना ही आज के लिए पर्याप्त है, समझ में आ गया होगा। शीर्षक है जो कुंडलपुर के पश्चिम दिशा की ओर की बालकनी में जो आम लटक रहा था उसको बैठे क्या लिखा था महाराज जी वो तो बताओ। वही आज के इस वक्तव्य की मिठाई है। क्या लिखा वो रख रहा हूं, सत्य का फल भी समय आने से पहले नहीं तोड़ो। वृक्ष पर है आम कच्चा, हरा है अभी रस नहीं। आप ये सोचो कि मैं वहीं बैठा हूं, सामने आम लटक रहा है, उसको देख देख के लिखा था, वही रख रहा हूं। वृक्ष पर है आम कच्चा, हरा है अभी रस नहीं, दांत खट्टे होंगे गाली मिलेगी कोई यश नहीं। कोई यश नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? अभी गाली, दांत खट्टे होंगे जिसको खिलाएंगे। वृक्ष पर है आम कच्चा, हरा है अभी रस नहीं, दांत खट्टे होंगे गाली मिलेगी कोई यश नहीं। सब्र का मीठा मिले फल, सब्र का मीठा मिले फल, अभी पकने दो न तोड़ो। सब्र का फल मीठा मिलेगा, अभी पकने दो, तोड़ना नहीं। सब्र का मीठा मिले फल, अभी पकने दो न तोड़ो। सत्य का फल भी समय आने से पहले नहीं तोड़ो। वक्त के आगे किसी का चला कोई बस नहीं। समय के आगे किसी का बस नहीं चलता। समय आया तो बस तो ठीक, ट्रेन चलने लगी, और समय से पहले कुछ नहीं चलने वाला था, साइकिल तक नहीं चल रही थी, खट्टा था तब। वक्त के आगे किसी का चला कोई बस नहीं, समय पर एक चोट काफी बीतने पर 10 नहीं। अगर समय है, लोहा गर्म है, एक चोट में काम हो जाएगा, और समय बीत गया, ठंडा हो गया, 10 भी चोट मारो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए वक्त के साथ चलो, बलवान है वो, उसके संग चलो तभी आप जीतोगे। वक्त के आगे किसी का चला कोई बस नहीं, समय पर एक चोट काफी बीतने पर 10 नहीं। बलवान है संग चलो इसके, किसके? समय के। बलवान है संग चलो इसके, कभी आगे नहीं दौड़ो। बलवान है संग चलो इसके, कभी आगे नहीं दौड़ो। सत्य का फल भी समय आने से पहले नहीं तोड़ो। कई गुनी ताकत लगा दे फिर भी सच पछताएगा। समय से पहले अगर कच्चा है, सच है, कितनी भी ताकत लगा दे वो पछताएगा, हार होगी। और समय आ गया तो फिर तो एक रंग लाएगा, 1 मिनट में, कुछ नहीं कहना, अपने आप खुशबू आएगी सच में से। कई गुनी ताकत लगा दे फिर भी सच पछताएगा, समय आने पर वही सच जरा में रंग लाएगा। 1 सेकंड में रंग आने लगा, क्यों? खुशबू आने लगी, पक गया, आप समय आ गया। कई गुनी ताकत लगा दे फिर भी सच पछताएगा, समय आने पर वही सच जरा में रंग लाएगा। जल्दबाजी करके सच को दाने दाने मत बिखेरो। जल्दबाजी करके सच को दाने दाने मत बिखेरो। सत्य का फल भी समय आने से पहले नहीं तोड़ो। समझ में आ रहा? बहुत अच्छा। कितनी भी मुश्किल घड़ी में पड़ा सच परेशान हो, सच कितना भी परेशान हो, परास्त कभी नहीं होता, लिख लो। देर लगती है, 22 वर्ष लगे अंजना को लेकिन जीती, 20 वर्ष लगे सीता को लेकिन जीती। हार नहीं होगी, परेशान तो हो गए, परेशानी उसमें चमक लाती है, पैनापन वही लाती है। कितनी भी मुश्किल घड़ी में पड़ा सच परेशान हो, हारेगा हरगिज नहीं भले कंठगत ही प्राण हो। बिल्कुल ऐसा लगे मरणासन ने मरने वाला, फिर भी वो हारेगा नहीं, जीत जाएगा। जैसे कबड्डी में होता ना, सब एक ही बचा, उसको सबने घेर लिया, उसने रस्सी पकड़ ली, जीत गया। कितनी भी मुश्किल घड़ी में पड़ा सच परेशान हो, हारेगा हरगिज नहीं भले कंठगत ही प्राण हो। विश्वास रखो समय दो, धीरज धरो अभी माला फेरो। विश्वास रखो समय दो, धीरज धरो अभी माला फेरो। सत्य का फल भी समय आने से पहले नहीं तोड़ो। वक्त जब देगा सफाई फिर ना सच छुप पाएगा।
जैसे ही समय आ गया वो पक गया, खुशबू आ गई, अब तुम छुपा लो, उस छुपाने के बाद भी उसमें से खुशबू आएगी। वो बाहर, भैया यहाँ आम रखे, नहीं यहाँ आम नहीं है, खुशबू आ रही, कितना भी छुपा वो छुपेगा नहीं फिर, क्यों? अब वो पक गया है। वक्त जब देगा सफाई फिर ना सच छुप पाएगा, दूध का तो दूध पानी पानी में मिल जाएगा। जैसे ही समय आया बस दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वक्त जब देगा सफाई फिर ना सच छुप पाएगा, दूध का तो दूध पानी पानी में मिल जाएगा। समय पाकर पके फल को, समय पाकर पके फल को जितना जी चाहे निचोड़ो, समय पाकर पके फल को जितना जी चाहे निचोड़ो, सत्य का फल भी समय आने से पहले नहीं तोड़ो। अहिंसा परमो धर्म की